Hi guys, how are you all? This is Shita Rajput. I welcome you all to JK Exam Cracker. As we all know that 12th of December से आपके JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से JK एग्जाम क्रैकर की ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 8 सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये एक्सपर्ट्स ने बनाई है और जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई होगी हर क्वेश्चन के नीचे वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड, इन मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फ्यूचर में जो भी कोर्सेज आने वाले हैं उनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फ्रेंड सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज अगेन हम लोग 40 MCQs का सेट लेके आई हूँ मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी और JNK की पॉलिटी पर। और ज़रूर आप देखेंगे कि मैंने जो आपको MCQs करवाए हैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अच्छे से वीडियो को देखना। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाउ इज राज्यसभा डिसॉल्व? राज्यसभा कैसे डिसॉल्व होती है? एट द एंड ऑफ चेयरमैन्स टेन्योर, जैसे ही राज्यसभा के चेयरमैन का टेन्योर खत्म हो जाता है तो राज्यसभा भी डिसॉल्व हो जाती है। पहला हमारे पास स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हर 5 साल के बाद राज्यसभा को डिसॉल्व करते हैं। थर्ड हमारे पास है कि जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होती है तो राज्यसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो राज्यसभा कैसे डिसॉल्व होती है? इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबोव। गाइज, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा डिसॉल्व होती है हर 5 साल के बाद, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि अब हमें लोकसभा डिसॉल्व करनी चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डी। राज्यसभा को अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? इनमें से कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है हमारे संसद भवन का या पार्लियामेंट का? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है बी। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 3 हाउस होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो ये आपको याद रखना है, लोकसभा एंड राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अभी के टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, एम वेंकैया नायडू। प्रेसिडेंट हमारे हैं राम नाथ कोविंद जी। लोकसभा के जो ये हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। और राज्यसभा के कौन है? वेंकैया नायडू जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको लेटर लिखेंगे अपने रेजिग्नेशन का? चीफ जस्टिस को लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे, लॉ मिनिस्टर को लिखेंगे? इसका आंसर है प्रेसिडेंट को लिखेंगे। अगर किसी को भी रेजिग्नेशन देना है, कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे CGI ही क्यों ना हो, वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लिखते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के जजेस किसको अपना रेजिग्नेशन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है बी। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट गवर्नर्स इज नॉट ट्रू? स्टेट गवर्नर्स के बारे में इनमें से क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? ही इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। ही कैन पैराडॉन अ सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया है कोर्ट ने वो उसको माफ कर सकते हैं।
ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट वो नहीं करते हैं। ही हैज़ नो एमरजेंसी पावर्स, उनके पास कोई एमरजेंसी पावर्स नहीं होती है। इसका सही आंसर है बी, ही कैन पैराडॉन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। ये जो पावर है ये हमारे गवर्नर्स के पास नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर्स के पास ये पावर नहीं होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी एबॉलिश्ड बाय। किसी भी स्टेट में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या एबॉलिश करना है तो वो कैसे होगा। ऑप्शंस क्या है आपके पास, द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट कर सकते हैं एबॉलिश अगर गवर्नर उस कंसर्न स्टेट का रेकमेंड करता है तो, पार्लियामेंट करती है एज पर द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना है या क्रिएट करना है तो पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है, या फिर गवर्नर करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश या क्रिएट कर सकते हैं अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करे तो। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा सी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कवर्स। जो हाई कोर्ट के पास पावर्स होती हैं रिट्स इशू करने की, वो क्या क्या कवर करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे रिट इशू कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स पर, फंडामेंटल राइट्स पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी राइट्स पर इशू कर सकते हैं रिट्स कौन, हाई कोर्ट। और रिट्स जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी और क्यो वारंटो। ये मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप एक बार देख लेना। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही रिट्स इशू कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट के पास जो रिट्स इशू करने की पावर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो ये हाई कोर्ट है ये अंडर आर्टिकल 226 के अंदर रिट्स इशू कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है डी, डी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्टिकल अमंग द फॉलोइंग सेज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अबाउट इंटरस्टेट रिलेशन। तो कौन सा आर्टिकल बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है इंटरस्टेट रिलेशंस के बारे में, यानी कि एक स्टेट दूसरी तीसरी चौथी। आर्टिकल 262, 263, 264, 265। इसका सही आंसर है आर्टिकल 263। 263 आर्टिकल डील करता है इंटरस्टेट रिलेशन से। तो 7th क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास बी। 8th क्वेश्चन क्या है, which one among the following pairs of article relating to fundamental rights cannot be suspended। कौन से ऐसा पेयर ऑफ राइट्स है, यहाँ पे जो पेयर्स दिए गए हैं उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसी बताई गई है, इस पर डिटेल वीडियो आप देख लेना। उसमें से जो आर्टिकल 359 है, अगर उसमें कहीं पर इमरजेंसी लगी होगी तो कौन से वाले आर्टिकल्स को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। 20 and 21, 14 and 15, 16 and 17, 24 to 25। इसका सही आंसर है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आर्टिकल 20 और 21 किससे डील करता है। मैंने फंडामेंटल राइट्स पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार वो देख लो अगर नहीं देखा है, और जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आर्टिकल 20 एंड 21 किससे डील करता है। 8th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 9th क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या सही है, और ये आता है आर्टिकल 280 के अंदर। स्टेट फाइनेंस कमीशन इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी, इन्होंने बोला है क्या सही है।
ठीक है, ट्रू बोला है ना। तो ये एक इनफॉर्मल बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। इसका सही आंसर है आर्टिकल 280 के अंदर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। 9th क्वेश्चन का आंसर है बी। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम या मोंटेक एस अहूवालिया। इसका सही आंसर है पी चिदम्बरम। ये कभी भी प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसको बनाया गया था 15 मार्च 1950 को और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया था। नीति आयोग, नीति का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ये आप याद रखना। और 5 ईयर प्लान जो हमारे होते थे उनको जो वो कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन ही बनाती थी। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द टेन्यूर ऑफ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो टर्म है वो कितना होता है? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। इसका सही आंसर है 5 ईयर्स। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का टेन्यूर 5 ईयर्स का होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कब बनाया गया था? 12 अक्टूबर 1993 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और चेयरपर्सन है HL दत्तू। HL दत्तू चेयरपर्सन है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो सत्यनारायण मोहंते इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन सी बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। लॉ के द्वारा, स्टैट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किस एक्ट के अंदर बनाया गया था इसको? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो ये एक 5 मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन और 4 अदर पर्सन इसमें होते हैं। और 5 ईयर्स मैंने आपको बता दिया। और अगर 5 ईयर्स और 70 ईयर्स भी आता है, विच एवर इज अर्लियर, 5 आ 70 की जगह आपको 65 दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5 या फिर 70 ईयर्स जो भी जल्दी होगा तो ये हो जाएंगे जी, इनका टेन्योर हो जाएगा। और प्रेसिडेंट इनको रिमूव भी कर सकते हैं अगर ये इंसॉल्वेंट है या फिर ये आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस कहीं पर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं या फिर ये अनफिट है इस पोस्ट के लिए। तो ये था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। 11th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी मैटर होगा, वो डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, कंसर्न्ड हाउस, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। MPs की डिस्क्वालिफिकेशन के जो मैटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। 12th क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, द केशवानंद भारती केस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। केशवानंद भारती केस क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट सेट्स असाइड द ऑर्डर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट ब्रॉट द यूनियन गवर्नमेंट इन द डॉक, नन ऑफ द अबव। 13th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। केशवानंद भारती केस ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो केशवानंद भारती केस ने कहा सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द बेसिक फीचर्स। आपको बेसिक फीचर का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया था? केशवानंद भारती केस से आया था। जो आर्टिकल 368 है उसका यूज आप हमारे बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। 13th क्वेश्चन का आंसर है बी। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू सेट अप द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पर किसने सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सेटअप किया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना। इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था 2nd नंबर पे।
पंचायती राज जो एक्ट है वो 1992 में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1993, और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपको याद रखना है। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात ये करते हैं। 14th क्वेश्चन का आंसर है सी। 15th क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आईसीजे का? हेग, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर पेरिस। 15th क्वेश्चन का सही आंसर है हेग, नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है आईसीजे का। बाकी जितनी भी यूएन के ऑर्गन्स है उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, तो ये एक अलग है, तो इसका आपको याद रखना है। 15th क्वेश्चन का आंसर है ए। 16th क्वेश्चन हमारे पास है द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो आपका आर्टिकल 21 है उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो इमरजेंसी के दौरान। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा उसको अप्रूव करता है। एट प्रेजेंट जो लीडर ऑफ अपोजिशन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में श्री अरुण जेटली जी हैं, और द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज श्री मोंटेक सिंह आहूवालिया। तो इसका सही आंसर क्या है गाइज? आपको याद रखना है कि ये 2010 में पूछा हुआ सवाल है, तो ऑब्वियसली बात है चेयरमैन वाला और ये वाला स्टेटमेंट पहले ही गलत हो जाएगा। 3 और 4 वाला, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 16th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो ए इज अ राइट आंसर। 17th क्वेश्चन हमारे पास है विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ी थी, उसमें जो चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25। इसका सही आंसर है आर्टिकल 24। 23 बात करता है फोर्स्ड लेबर की और 24 बात करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन की, तो 17th क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। 18th क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। पंचायती राज सिस्टम इनमें से किसमें मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन कमीशन एक्ट। 18th क्वेश्चन का सही आंसर है डीपीएसपी, बिल्कुल सही। डीपीएसपी आता है पार्ट 4 में 36 से 51 आर्टिकल में। फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं पार्ट 4A में 51A आर्टिकल में। फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में और आर्टिकल है इसके 12 से 35। तो 18th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 19th क्वेश्चन क्या है? द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमने यूएसएसआर से ली हैं वो इनमें से कौन से किसकी रिकमेंडेशन पे हमने इंक्लूड की हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज 4A आर्टिकल 51A। बलवंत राय मेहता कमेटी, आयंगर कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या फिर ठक्कर कमेटी। इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की ही रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड किया था, और बलवंत राय मेहता कमेटी तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिगार्डिंग है। तो 19th क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। 20th क्वेश्चन हमारे पास है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। जो चीफ मिनिस्टर होता है किसी भी स्टेट का वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है अगर वो खुद कैंडिडेट है या फिर वो अपना मेजॉरिटी अभी नहीं शो कर पाया है लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में, या फिर वो अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, या फिर वो लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है। 20th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, जो अपर हाउस होता है स्टेट का, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो अगर चीफ मिनिस्टर इस हाउस का मेंबर है, काउंसिल का मेंबर है, तो वो पार्टिसिपेट या वोट नहीं कर पाएगा। 20th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 21 है हमारे पास अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस इशू करता है प्रेसिडेंट जब भी जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है और इमरजेंसी में आपको कोई एक्ट वगैरह पास करवाना है, तो
प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस पास करवाया जाता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 360, 123, 200, 356। इसका सही आंसर है आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस वगैरह जो है वो पास कराए जाते हैं। इसकी उतनी ही पावर होती है जितनी पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए एक्ट की होती है। 21 क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 22nd क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए। 22 क्वेश्चन का सही आंसर है हाउस ऑफ द पीपल के लिए जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा। 23rd क्वेश्चन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग शेल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। इनमें से कौन सी पर्सनालिटी को ऑडियंस बनने का राइट है किसी भी कोर्ट में इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, नन ऑफ द अबव। 23rd क्वेश्चन का सही आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट होता है कि वो इंडिया की जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी कोर्ट्स आते हैं वहाँ पर ऑडियंस की तरह जाकर बैठ सकते हैं। और अभी के टाइम पे जो अटॉर्नी जनरल है वो है वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल इसका नाम है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो स्टेट के हाईएस्ट लॉ मिनिस्टर, लॉ मेंबर, लीगल एडवाइज़र होते हैं। और अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडिया के लीगल एडवाइज़र होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के और ये स्टेट गवर्नमेंट के। 23rd क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 24th क्वेश्चन है द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन। जो सीट का एलोकेशन होता है लोकसभा में वो कैसे होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पर, एरिया के बेसिस पर, पॉवर्टी के बेसिस पर या लैंग्वेज के बेसिस पर? 24th क्वेश्चन का सही आंसर है पॉपुलेशन के बेसिस पर। जो भी हमारे यहाँ पे ये जो सीट्स का एलोकेशन है ये पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। 24th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 25th क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उन पे लॉ बना सकते हैं नेशन के हित में अगर रेजोल्यूशन पास किया जाता है टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय द। कहाँ से पास होना चाहिए वो? सबसे पहले लोकसभा से बाय सिंपल मेजॉरिटी, लोकसभा से बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, राज्यसभा से बाय सिंपल मेजॉरिटी, राज्यसभा से बाय नॉट लेस देन 2/3। 25th क्वेश्चन का सही आंसर है डी। राज्यसभा से पास होना चाहिए और 2/3 की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका 25th क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 26th क्वेश्चन जो है 0R इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। 0R हमने कहाँ से लिया है? इंडिया का खुद का है, अमेरिका से, ब्रिटेन से या स्विट्जरलैंड से? 26th क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया का खुद का है ये। जो ये 0R है वो इंडिया ने खुद ही इन्वेंट किया है। तो 26 क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और 0R जो है वो क्वेश्चन R के बाद आता है, ठीक है, 12 से 1 के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है। 26 क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 27th क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग देम इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है, सिर्फ एडवाइजरी और अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है, या फिर ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है? इसका सही आंसर है डी। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन तीनों होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, एक बार आप वो देख लेना। 27 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 28th क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर गवर्नर को लगता है कि ये जो बिल हमारी स्टेट लेजिस्लेचर ला रही है नेशन के हित में नहीं है या इससे कुछ हार्म हो सकता है, तो फिर वो इस बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। आर्टिकल 169, 200, 201, 202। 28th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आर्टिकल 200 में आप ये रिजर्व करके रख सकते हो, गवर्नर ये रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। 28th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 29th क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबॉलिश्ड, इनमें से कौन सा है जिसको आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हो बट हाँ एबॉलिश कर सकते हो? लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका आंसर है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसको आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि राज्यसभा की ही तरह ये भी परमानेंट हाउस होता है, लेकिन हाँ आप इसको एबॉलिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे JNK में एबॉलिश कर दिया है। तो 29 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 30th क्वेश्चन क्या है? द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स, जो हाई कोर्ट के पास पावर है वो किस में से इनमें से किस में वो रिट्स को इशू कर सकते हैं? आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में देना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर, स्टैट्यूटरी राइट्स पर, फंडामेंटल राइट्स पर, या ऑल ऑफ द अबव। साथ में मुझे आर्टिकल बताना इसका भी, और जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है रिट्स को इशू करने का उसका भी। अब हम JNK के क्वेश्चन देख लेते हैं। 31st क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉज नोन एज द अल मस्त कश्मीरी? अल मस्त कश्मीरी पॉपुलर पर्सनालिटीज के क्वेश्चन लिया है मैंने। इनमें से किसको कहते हैं? स्वामी लक्ष्मण जो को, दीनानाथ वली को, गुलाम रसूल संतोष, या प्राण किशोर कोल? इसका सही आंसर है दीनानाथ वली। दीनानाथ वली को अल मस्त कश्मीरी भी कहते हैं। 31st क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 32nd क्वेश्चन हमारे पास है, पॉपुलरली नॉन एज शेर कश्मीर। शेर कश्मीर किसको कहते हैं? मुफ्ती मोहम्मद सैयद, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। इसका सही आंसर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ही शेर कश्मीर कहते हैं। आपको बताना है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। 32nd क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 33rd क्वेश्चन है, इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाती है अपने एक्सपायरेशन पीरियड से पहले, इलेक्शंस कितने पीरियड में कंडक्ट करने होते हैं? 1 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर, 6 महीनों के अंदर, या 8 महीनों के अंदर? इसका सही आंसर है 6 महीनों के अंदर हमें दोबारा से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना पड़ता है अगर हल्का पंचायत 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है। 33 क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 34 क्वेश्चन हमारे पास है, सेक्रेटरी कौन होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का? एज पर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। ये एक्ट आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन मैंने इसी से लिया है। चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी, या फिर वाइस चेयरमैन, या फिर BDO, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 34th क्वेश्चन का सही आंसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है सेक्रेटरी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो 34 क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 35th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज अ मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत अदालत? पंचायत अदालत में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, या 40 ईयर्स? 35 क्वेश्चन का सही आंसर है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स जो है ये एज होती है अगर आपको पंचायत की अदालत का मेंबर बनना है, और इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो कोरम बनाते हैं कोई भी डिसीजन लेने का। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये JKSSB के जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि पंचायत अदालत में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 5 होते हैं। लेकिन अगर कहेंगे कि कोरम कितने मेंबर बनाते हैं, तो 3 मेंबर्स बनाते हैं। 35 क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 36 क्वेश्चन है, कौन सा सेक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2011 का डील करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने से? सेक्शन 25, सेक्शन 36, सेक्शन 27, सेक्शन 28? इसका सही आंसर है सेक्शन 36। और अगर हल्का पंचायत का सेक्शन पूछेंगे तो वो है सेक्शन 4। ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये इन्वॉल्व किए हैं। 36 क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 37th क्वेश्चन है, बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट हु फंक्शनड एज अ फाइनल अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर? हाई कोर्ट जब नहीं था तो किसके पास फाइनल अथॉरिटी होती थी जस्टिस की? गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, रूलर ऑफ द स्टेट के पास, या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है रूलर ऑफ द स्टेट के पास। जो भी राजा या महाराजा उस टाइम पे थे उनके पास जस्टिस देने की न्यायपालिका में जो भी पावर्स होती हैं वो थी। 37 क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 38th क्वेश्चन हमारे पास है, द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज?
जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्यूर है जम्मू एंड कश्मीर की वो क्या है, 5 ईयर, 6 ईयर, 4 ईयर या 7 ईयर? इसका सही आंसर है 5 ईयर। अभी जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्यूर है वो 5 साल का है, अर्लियर जो है वो 6 साल का था। 38 क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 39th क्वेश्चन, एज पर द सेक्शन 48 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान था उसका सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हाउ मेनी सीट्स जो है असेंबली की वो वैकेंट थी पीओके वाले एरिया के लिए? 21 सीट्स, 22 सीट्स, 23 सीट्स, 24 सीट्स? इसका सही आंसर है 24 सीट्स, और अभी भी 24 सीट्स जो है हमने पीओके के लिए रिजर्व रखी है। 39 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 40th क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज अ मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट? अगर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर आपको गवर्नर बनना है स्टेट का तो कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 32 ईयर्स या 37 ईयर्स? इसका सही आंसर है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के आप होने चाहिए तो आप गवर्नर बन सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के। और अगर हम बात करें अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है तो इट इज़ 35 ईयर्स, सॉरी 25 ईयर्स। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।